हेलो एवरीवन, आज दूसरा लेक्चर स्टार्ट हो रहा है और है न्यूटन्स ग्रेविटेशनल लॉ। मैंने पिछले लेक्चर में आपको बोला था कि हम एक सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, कल हमने केपलर्स लॉ डिस्कस किया, हमने ग्रेविटेशन क्या है, हमने ग्रेविटेशनल फोर्स डिस्कस किया, ठीक है, और एक चीज डिस्कस की थी जिसका नाम था सेंट्रिपिटल फोर्स, ठीक है। और आज हमारा जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होने वाला है वो न्यूटन्स ग्रेविटेशन लॉ। इसको कुछ लोग यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल लॉ भी बोलते हैं, तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, आप कुछ भी बोलो, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो ये लॉ है क्या, क्या नहीं है, न्यूटन ने ऐसा क्या बता दिया कि ये बहुत फेमस लॉ हो गया, और इतना ज्यादा फेमस है कि आपको आज अभी मिल रहा है, अभी 11th में फिर से मिलेगा ग्रेविटेशन चैप्टर और एडवांस वर्जन में, ठीक है। तो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि न्यूटन ने ये जो लॉ बनाया, इसके पीछे उन्होंने जो सोच रखी थी ना, मैंने आपको बताया था कि अर्थ ग्रेविटेशनल पुल करता है, यानी अर्थ क्या करता है, हर एक चीज को अपनी तरफ खींचता है। ये सिर्फ अर्थ के रेस्पेक्ट में होता है, लेकिन याद करो पिछले लेक्चर में मैंने आपको एक चीज और बताई थी कि हर एक ऑब्जेक्ट एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है। ये जो चीज थी ना, ये किसने बताई थी? न्यूटन ने। किसने बताई थी? न्यूटन ने। तो न्यूटन ने क्या बोला कि मान लो एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास है m1, दूसरा ऑब्जेक्ट है जिसका मास है m2, ठीक है। याद रखना, इसका सेंटर यहां है, इसका सेंटर यहां है, और इनके सेंटर से ये जो दूरी है ये है d। क्या है बेटा? d। अगर मैं आपसे पूछूं कि दो मास हैं, दो ऑब्जेक्ट्स हैं, उनका मास m1 m2 है, और दोनों कितनी दूरी पर है? d डिस्टेंस पे। तो न्यूटन ने क्या बोला, पहले मैं आपको इसको लिख देता हूं फिर समझाता हूं। न्यूटन ने बोला, इनका जो लॉ था वो ये था कि इन दिस यूनिवर्स, क्या बेटा? इन दिस यूनिवर्स एवरी ऑब्जेक्ट अट्रैक्ट्स एवरी अदर ऑब्जेक्ट। फिर से बोलो, in this universe every object attracts every other object with a force which is directly proportional to the product of their masses and inversely proportional to the square of distance from their center। इतनी बड़ी डेफिनेशन, बच्चे बोलेंगे सर ये लॉ है? यस, ये लॉ है, ठीक है। क्या कहता है कि अगर दो ऑब्जेक्ट्स हैं तो दोनों ऑब्जेक्ट्स एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे अगर उनके बीच में गैप कितना है? d। कितना डिस्टेंस है? d। याद रखना, ठीक है ना। तो फोर्स इन दोनों के बीच में जो लगता है वो कितना होगा, ठीक है। तो जो फोर्स है, मान लो इन दोनों ऑब्जेक्ट एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, वो फोर्स है F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस। प्रोडक्ट का मतलब होता है मल्टीप्लीकेशन। क्या होता है बेटा? मल्टीप्लीकेशन। तो पहली लाइन हो गई कि इन दिस यूनिवर्स एवरी ऑब्जेक्ट अट्रैक्ट्स एवरी अदर ऑब्जेक्ट। मतलब मैं हूं तो मैं ये बोर्ड को अट्रैक्ट कर रहा हूं, मैं हूं तो इस मोबाइल को अट्रैक्ट कर रहा हूं। अगर चार लोग बैठे हैं तो चारों लोग आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं। ये चीज पहले नहीं पता थी लोगों को लगता था ग्रेविटेशनल है वो सिर्फ क्या है? अर्थ के लिए है। न्यूटन ने बताया ऐसा नहीं है, ठीक है। तो इन दिस यूनिवर्स एवरी ऑब्जेक्ट अट्रैक्ट्स एवरी अदर ऑब्जेक्ट विद अ फोर्स व्हिच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंसेस बिटवीन देम। तो प्रोडक्ट ऑफ मासेस तो हो गया, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया, लेकिन एक चीज जो है, इनके सेंटर्स का डिस्टेंस कितना है? d। कितना है बेटा? d। तो f इज ऑल्सो इनवर्सली में क्या हो जाता है? d स्क्वायर क्या हो जाता है? नीचे आ जाता है। क्या हो जाता है बेटा? नीचे आ जाता है। तो f दोनों को साथ में लिखूंगा, m1 m2 एक साथ में लिख सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं, कोई बात नहीं भाई। दो स्टेटमेंट्स हैं, दोनों को क्या लिख दिया मैंने? एक साथ लिख दिया, ठीक है। अब ये प्रॉब्लम आ गई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल की। जहां डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वहां एक कांस्टेंट हमेशा आएगा। मैं बार बार बोलता हूं कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल साइन को हटाना है तो कांस्टेंट लाओ। वहां केपलर्स लॉ में भी किया था, यहां भी करेंगे। तो यहां जो कांस्टेंट आएगा वो आएगा g। क्या आएगा बेटा? g। क्या बोलते हैं इसको? g।
और इस जी को कुछ पढ़े लिखे लोग, हम तो गवार हैं ना कि नहीं, समझदार हैं? अरे नहीं यार, हम पढ़े लिखे हैं बट फिर भी क्या है, हमारी हरकतें तो गवारों जैसी होती हैं, कभी कभी हम कुछ भी बोलते हैं, ठीक है। तो हमारे पास जो जी है, जी को बोलते हैं यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, यानी ये इसकी वैल्यू कभी चेंज नहीं होती, चाहे आप यूनिवर्स में कहीं भी चले जाओ। कांस्टेंट, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, दैट इज, इसकी वैल्यू कितनी है 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। बाप रे बाप, इतना बड़ा, ये है न्यूटन का ग्रेविटेशनल लॉ। क्या है न्यूटन का ग्रेविटेशनल लॉ, ठीक है, इसे आप नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। तो अब हमने यूनिवर्सल ग्रेविटेशन लॉ पढ़ लिया। अब देयर आर सर्टेन क्वेश्चंस जो हमें क्या करने हैं, सॉल्व करने हैं। क्या करने हैं, हमें सॉल्व करने हैं, ठीक है। आपके एग्जाम्पल्स में जब हम टेक्स्ट बुक्स खोलेंगे महाराष्ट्र बोर्ड की, तो अपने पास अपना पहला एग्जाम्पल 1 मिलता है, जिसमें महेंद्र एंड विराट आर सिटिंग एट अ डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर फ्रॉम ईच अदर, their masses are 75 kg and 80 kg respectively. What is the gravitational force between them? कोई दिक्कत नहीं है, बहुत आसान सी बात है, ठीक है। हमें पता है गिवन, पहले तो हमें सबसे पहली स्टेटमेंट लिखनी होती है गिवन। तो हमारे पास गिवन क्या क्या है, गिवन है भाई m1 मास, महेंद्र को मान लू m1 जिसका मास कितना है 70 kg, 75 kg सॉरी। m2 है जो कि हमारे पास विराट है, जिसके पास क्या है 80 kg, विराट कोहली है ना। और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस यानी d कितना है 1 मीटर, कितना है बेटा 1 मीटर, ठीक है। याद रखना कि आपकी जो भी यूनिट्स होंगी, मास हमेशा केजी में होगा, डिस्टेंस हमेशा मीटर में होगा, हमेशा याद रखना इस चीज को। और दूसरा, मास केजी और फोर्स जो होगा वो हमेशा किस में होगा, न्यूटन में होगा। किस में होगा, न्यूटन में। एन सिंबल होता है, मीटर का एम सिंबल, और केजी का किलोग्राम का मैंने आपको ऑलरेडी दे दिया, ठीक है। जी की वैल्यू हमेशा, अच्छा जी की वैल्यू हमेशा क्या रहती है आपको पता ही है, अभी मैंने बताई, हमेशा 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर हो गया, करेक्ट, वेरी गुड। अब कह रहा है कि मुझे क्या निकालना है, फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स। तो फॉर्मूला क्या कहता है, फॉर्मूला कहता है कि G m1 इंटू m2 अपॉन d का स्क्वायर कितना हो जाएगा बताओ जरा। G कितना है 6.67 10⁻⁻11 इंटू m1 कितना है हमारे पास 75 और m2 कितना है 80 डिवाइडेड बाय d कितना है हमारे पास 1 और 1 का क्या हो जाएगा स्क्वायर, करेक्ट। अब आप बोलोगे सर इसको सॉल्व करना भी बताओ, तो सिंपल सी बात है, देखो नीचे वाले का तो कोई मतलब नहीं है, पूरे वाले को किसी चीज से डिवाइड करोगे तो क्या ही मतलब है, राइट। तो अगर मैं आपसे पूछूं, क्या पूछूं कि एक सेकेंड, हाँ, तो हमारे पास जब इसको मैं सॉल्व करूंगा तो क्या हो जाएगा 6.67, 75 को 80 से जब मल्टीप्लाई करते हो, आता है मल्टीप्लीकेशन आपको। कई बच्चों बोलेंगे सर हमें नहीं पता, तो 0 इधर लिखोगे, 8 5 जा 40, 8 7 जा 56 और 56 में 4 ऐड किया तो कितना हो गया 6000, कितना हो गया बेटा 6000, ठीक है। तो ये आ गया हमारे पास 6000, कितना आ गया 6000, नीचे 1 का कोई मतलब नहीं, उसको छोड़ दो। अब ये रह गया 10⁻⁻11, इसको आप ऐसे का ऐसा लिख दो, करेक्ट। अब आप मल्टीप्लाई करोगे तो क्या देखते हो भाई, 6 से मल्टीप्लाई होगा, 3 0 तो ऐसे के ऐसे, 6 7 जा 42, 2 लिख दिया, 4 कैरी, 6 6 जा 36, 4 ऐड किया तो कितना हो गया 40, 4 कैरी, 6 6 जा 36, 4 कर दिया तो क्या हो गया 40, कितना हो गया बेटा 40। तो हमारे पास पॉइंट के बाद कितने नंबर हैं 2, यहाँ पे मैं क्या लगा दूंगा 2, तो मेरा कितना आ गया 4020 इंटू 10⁻⁻11। अब देखो सिंपल सी बात है, अगर आप अब पॉइंट को इधर शिफ्ट करोगे, इस पॉइंट को इधर 1 2 3 4 कितना भी शिफ्ट कर लो, आपका जो रिजल्ट होगा ना, आंसर तो आप ये भी सही है आपका, गलत थोड़ी है आंसर, आप ये भी लिख दोगे तो आंसर आपका क्या है 4020 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन। नोट डाउन कर लो इसको। तो यहां पर कई आपकी बुक में मैंने आप देखोगे तो क्या लिखा हुआ है, यहां से पॉइंट शिफ्ट करो 1 2 3 4,
तो कहीं कहीं ऐसे भी आंसर लिखा हुआ है 002 इंटू, अब यहां से 4 शिफ्ट किए ना 4 जीरोस, तो यहां पे 4 जीरोस क्या हो जाएंगे कम, यानी यहां पे हो जाएगा -7 न्यूटन। तो ये आपकी टेक्स्ट बुक में आंसर दिया हुआ है, तो चाहे आप ये लिख दो चाहे आप ये लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। समझ में आ गया? लिख लो इसको, नोट डाउन कर लो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा आपके इस बुक में। अभी हमने पहला क्वेश्चन आपकी टेक्स्ट बुक का किया हुआ है एग्जाम्पल 1, ठीक है। अभी एग्जाम्पल 2 है। कई बच्चे पूछते मैं ये क्यों इसे करवा रहा हूं, क्योंकि देखो जब आप इसे सॉल्व करोगे ना तो आपको एटलीस्ट आइडिया मिलना चाहिए। हाँ, आपको जैसे कि मैंने अभी बोलूंगा सेंट्रीपिटल फोर्स, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, इन सब के लिए अलग से टॉपिक हैं, आप उसको मत कंफ्यूज होइए। आपको पढ़ना है तो अच्छी तरीके से करिए, ठीक है। इसको इन द अबव एग्जाम्पल एज्यूमिंग, हमने अभी जो किया कौन सा वाला किया था, महेंद्र वाला। कौन सा वाला? महेंद्र वाला, ये वाला, ठीक है। कह रहा है कि इन द अबव एग्जाम्पल एज्यूमिंग दैट द बेंच ऑन विच महेंद्र इज सिटिंग इज फ्रिक्शनलेस starting with 0 velocity, what will be Mahendra's velocity of motion towards Virat after 1 second? Will this velocity change with time and how? बाप रे बाप, इतना खतरनाक क्वेश्चन दे दिया है कि आपके उससे क्या है, कॉन्सेप्ट में ही आपको समझ लगेगा अरे बाप रे बाप ये क्या दे दिया। कोई दिक्कत नहीं है, सिंपल सी बात है। आपने पिछले साल पढ़ा था फोर्स इज इक्वल टू, याद है, मास इंटू एक्सिलरेशन, ma, याद होगा? वेरी गुड। नहीं याद है तो याद करो, याद होगा आपको, ठीक है। तो सबसे पहले क्या बोल रहा है कि जो महेंद्र है, महेंद्र ही था, महेंद्र को नीचे आना है, तो महेंद्र पर फोर्स कितना लग रहा है? अभी हमने फोर्स निकाला, कितना निकाला हमने? आपकी टेक्स्ट बुक के हिसाब से देखूं तो 4002 इंटू 10 रेज़ टू पावर क्या होता है, -7। तो फोर्स हमें दिया हुआ है 4.002 इंटू 10 रेज़ टू पावर -7, सॉरी। उसके बाद मास हमें पता है 75 kg है महेंद्र का, और याद है महेंद्र का मास कितना था? महेंद्र का मास है 75 kg, ठीक है। और हमारे पास एक्सिलरेशन आपको नहीं पता है, पहले तो मुझे एक्सिलरेशन निकालना पड़ेगा, उसके बारे में बताऊंगा। पहले मैं क्यों, देखो क्या कह रहा है कि विराट है फ्रिक्शनलेस एक सरफेस पे है, कौन? यहां पे महेंद्र है और यहां पर क्या है, विराट है। क्या है? विराट। महेंद्र इस फ्रिक्शनलेस सरफेस में धीरे धीरे क्या करता है, खिसकना चालू करता है, किसकी तरफ? विराट की तरफ। कौन? महेंद्र। ऐसे ऐसे जब महेंद्र, और स्टार्टिंग विद 0 वेलोसिटी, मतलब महेंद्र की जो स्टार्टिंग वेलोसिटी थी जिसे हम इनिशियल वेलोसिटी बोलते हैं, पिछली बार याद हो, वो कितनी है? 0। कितनी है? 0। What will be Mahendra's velocity of motion towards Virat after 1 second? मतलब 1 सेकेंड बाद इसकी वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? किसकी? महेंद्र की, जब वो विराट की तरफ आएगा। करेक्ट। तो क्वेश्चन हमें क्या है, हमें क्या दिया हुआ है? u 0, v हमको ढूंढना है, t हमें दिया हुआ है। अगर हम एक्सिलरेशन ढूंढ दें, क्या ढूंढ दें? एक्सिलरेशन, तो हमें v इज इक्वल टू यू प्लस एटी इक्वेशन से v मिल जाएगा, है कि नहीं? याद होगा ये v इज इक्वल टू यू प्लस एटी पिछले साल था, है कि नहीं? तो हमें क्या ढूंढना है? हमें ढूंढना है v, लेकिन उससे पहले u तो पता है, t पता है लेकिन a नहीं पता है। क्या नहीं पता है? हमें a नहीं पता है। तो हम क्या करेंगे? a ढूंढेंगे। क्या ढूंढेंगे? a। करेक्ट। तो a ढूंढने के लिए सबसे पहले हमने क्या किया? F इज इक्वल टू ma। याद हो, एक बहुत बढ़िया फॉर्मूला है, फोर्स है, जिस फोर्स से विराट खींच रहा है वो है हमारे पास, मास इसका दिया हुआ है, एक्सेलरेशन निकालना है। तो 75 को आप क्या करोगे? नीचे ले आओगे। क्या ले लोगे? कहां पे ले लोगे बेटा? नीचे। 75, ये आपको क्या मिल गया? एक्सेलरेशन। क्या मिल जाएगा आपको? एक्सेलरेशन। ठीक है, हाँ कि ना? कोई दिक्कत? अच्छा, अब आप बोलोगे सर इसको सॉल्व करना है। मैं कहूंगा हाँ भाई सॉल्व तो करना है। क्या करोगे? तो सॉल्व करने के लिए कैसे सॉल्व करें इसको? कई बच्चे बहुत सारे डाउट्स पूछते हैं कि सर सॉल्व कैसे करना है। कोई दिक्कत नहीं, बहुत बेसिक सी चीज है। देखो, हमें सॉल्व करना है हमें डिवाइड करना है 4002 डिवाइडेड बाय 75। लेकिन प्रॉब्लम है ये पॉइंट्स, क्या है पॉइंट? तो मैं क्या करूंगा, ये पॉइंट ना हटाता हूं, 3 0 शिफ्ट करता हूं। कहां पे? 3 जगह पे। तो यहां पे बढ़ जाएगा 3 0। अगर यहां से मैं क्या करता हूं? पॉइंट शिफ्ट करता हूं। 1 मिनट, ये तो शिफ्ट किया तो क्या हो जाएगा बेटा? 4002 इंटू 10 रेज़ टू पावर -7। अगर 3 0 शिफ्ट किए तो नीचे 3 0 एक्स्ट्रा करने पड़ेंगे, है कि नहीं? अब 3 0 नीचे हैं, यहां पे -7 है। इसका मतलब क्या है? ये ऊपर जाएंगे तो क्या हो जाएगा? ऐड 10 रेज़ टू पावर -7 का मतलब क्या है?
1/10⁻⁷ नीचे। इसका मतलब ये होता है यहां पे ऑलरेडी 3 जीरो हैं, तो यहां पे 3 जीरो और ऐड हो जाएंगे तो कितना हो जाएगा भाई, 3 जीरो और हैं। 1000 मतलब क्या, 3 जीरो और हैं, तो ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा, 10⁻10। कितना हो जाएगा, 10⁻10। और ये ऊपर चला जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, 10⁻⁻10। कितना हो जाएगा, 10⁻⁻10। तो बचेगा क्या, यहां से पॉइंट हटा लो, क्या बचेगा, 4002 डिवाइडेड बाय 75। और इसको 3 जीरो तो यहां पे मिल गए, तो कितना बच गया, 4002 डिवाइडेड बाय 75 10⁻⁻10। ठीक है, अब इसको डिवाइड करते हैं, कैसे करेंगे बताओ, कितने टाइम्स जाएगा, 5 टाइम्स। 5 5 जा 3 जीरो लेते हैं पहले, 5 5 जा 25, 5 7 जा 35, 35 प्लस 1 375। ठीक है, कितना सब्ट्रैक्ट किया, कितना आ गया, 25। 2 कितने टाइम्स जा सकता है, 3 टाइम्स कि 2 टाइम्स 3 टाइम्स। राइट, कितना सब्ट्रैक्ट होके आएगा, 27। भाई अब सब तो ले चुका हूं, पॉइंट रखना पड़ेगा, जीरो लेना पड़ेगा। ठीक है, तो 53 समथिंग। अब आप कितना चला जाएगा, ये भी फिर वही जाएगा, कितने टाइम्स जाएगा, 3, तो हो जाएगा 2 2 5। कितना सब्ट्रैक्ट करने पे आएगा बताओ बताओ, 45। कितना आ जाएगा, 45। ठीक है, फिर पॉइंट ले ही लिया है, फिर जीरो लोगे, कितने टाइम्स चला जाएगा आप देखोगे 5 टाइम्स नहीं, 5 टाइम्स नहीं, 6 टाइम्स। 6 5 जा 30, 6 7 जा 42, 42 प्लस 3 450। कट गया, करेक्ट। तो कितना आ गया, 53.36। तो हमारा जो एक्सिलरेशन आया वो क्या आया, ध्यान से देखना, बहुत बड़ी कैलकुलेशन है तुम्हारे लिए ये। कितना आ गया बोलो, 53.36 इंटू 10⁻⁻10। अब पॉइंट एक इधर शिफ्ट कर लूं तो 5.33 हो जाएगा, और यहां हो जाएगा 10⁻⁻9। करेक्ट, ये मैंने एक पॉइंट यहां शिफ्ट कर लिया है। अब आप बोलोगे कि सर ये क्या है, देखो पॉइंट का मतलब मैंने यहां जब शिफ्ट करूंगा तो यहां पे क्या होगा, माइनस की वैल्यू कम होगी, तो यानी ये मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ गया एक्सेलरेशन। अब एक्सेलरेशन आ गया इस इक्वेशन में, तो हमारे पास हमको क्या ढूंढना है, v। u तो हमारा 0 है, एक्सेलरेशन हमारा कितना है, 5.33 10⁻⁻9 इंटू टाइम तो 1 सेकेंड है, उसका कोई मतलब नहीं, तो v कितना हो गया हमारे पास, 5.33 इंटू 10⁻⁹ मीटर पर सेकेंड। समझ में आ गया। तो ये है पूरा सब्स्टिट्यूशन, बहुत बड़ा क्वेश्चन है, इसे अच्छे तरीके से देखो। एक हमने क्या किया, पहले हमने महेंद्र विराट की तरफ जा रहा था तो u उसकी 0 थी, फाइनल वेलोसिटी निकालनी थी, टाइम 1 सेकेंड था। प्रॉब्लम क्या थी कि मेरे पास एक्सिलरेशन नहीं था, तो एक्सिलरेशन निकालने के लिए मैंने क्या किया, F = ma यूज किया, वहां से एक्सिलरेशन निकाला, यहां पे डाल दिया, मुझे जो वेलोसिटी मिल गई। समझ में आया कि नहीं आया, इसे नोट डाउन कर लो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। ठीक है, अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स। देखो हमने क्वेश्चंस किए, एक टॉपिक छोटा सा है आपकी टेक्स्ट बुक में, एक और है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, उसको हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। अभी आज हम जो डिस्कस कर रहे हैं वो है अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स। मैंने आपको बताया था कि दुनिया में हर एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट करता है, न्यूटन ने यही बताया था। लेकिन कौन से साइंटिस्ट ने ये चीज बताई कि अर्थ का ग्रेविटेशनल, अर्थ भी एक मास है, वो भी किसी ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट कर सकता है, मैं भी अर्थ को अट्रैक्ट कर सकता हूं, है कि नहीं। तो अर्थ भी हर एक ऑब्जेक्ट को उसके आसपास है अट्रैक्ट करती है, और उसी फोर्स को हमको क्या लोग बोलते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स। क्या बोलते हैं बेटा, ग्रेविटेशनल फोर्स। यानी कोई भी ऑब्जेक्ट है वो उसको क्या करेगी, अर्थ अट्रैक्ट ही करेगी। ठीक है, लेट्स से मास ऑफ अर्थ कैपिटल M है, और ऑब्जेक्ट जो है यहां पर उसका मास क्या है, m। क्या है बेटा, m। तो मैं अगर आपसे पूछूं कि भाई व्हाट विल बी द फोर्स, तो सिंपल सा फॉर्मूला तो आपको पता ही है, g मास m1 क्या है, मास ऑफ अर्थ दैट इज कैपिटल M, m2 मास ऑफ ऑब्जेक्ट हो जाएगा स्मॉल m, डिवाइडेड बाय दोनों के बीच का डिस्टेंस। आप ध्यान से देखो, अगर ये, अब मैं इतना दूर आपको भले दिखा रहा हूं, बट अर्थ का ना, अर्थ बहुत ज्यादा क्या है बेटा, याद रखो, ऑब्जेक्ट ना अर्थ के बहुत पास में होता है, यहीं पर होता है एकदम। भाई अर्थ है, अर्थ नीचे है, मैं इस ऑब्जेक्ट को लिया हूं तो एकदम अर्थ के पास में ही है। तो आप ना इस डिस्टेंस को अर्थ के सेंटर से लोगे, यहां से और यहां के अर्थ सेंटर से,
और यही हो जाता है r, जिसे बोलते हैं रेडियस। क्या बोलते हैं बेटा? रेडियस। कैसे? अर्थ है, अर्थ के सेंटर से ऑब्जेक्ट तो यहीं पर है, तो ये डिस्टेंस क्या हो जाएगा? r, और r जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? रेडियस ऑफ अर्थ। क्या हो जाएगा? रेडियस ऑफ अर्थ। इनकी वैल्यूज मैं आपको भी बताऊंगा। कैपिटल M क्या है? मास ऑफ अर्थ, याद रखना, समझ में आ गया। और स्मॉल m क्या है? मास ऑफ ऑब्जेक्ट, है कि नहीं? सिंपल सा बात है। g की तो आपको वैल्यू पता ही है। तो याद रखो कि इन दोनों ऑब्जेक्ट्स के बीच का डिस्टेंस कितना है? d कितना है? r ही है। भाई ऑब्जेक्ट क्या होता है? यहां पर है एक ऑब्जेक्ट का मास का सेंटर यहां है, तो दोनों के बीच का डिस्टेंस d स्क्वायर होता है। तो यहां d स्क्वायर की जगह ना लिख के मैं क्या लिख दूं? r स्क्वायर। क्या लिख दूं बेटा? r स्क्वायर। तो ये सिर्फ एंड सिर्फ फॉर्मूला कब काम आता है? जब एक तरफ मास ऑफ अर्थ हो और दूसरी तरफ कोई दूसरा मास का ऑब्जेक्ट हो। ठीक है। अच्छा, मास ऑफ अर्थ हमेशा याद रखो 5.98। कुछ लोग इसको क्या लेते हैं? 5.9, कहीं कहीं पे 6 भी ले लेते हैं, तो कंफ्यूज मत होना। 5.98 इंटू 10 रेज़ टू पावर पता कितने केजी होता है? 24 केजी। कितने होता है? 24 केजी। बाप रे, सोचो, मतलब ऑलमोस्ट 6 के आगे कितने जीरोस लगा दो? 24। ठीक है, समझ में आ गया कि नहीं आ गया? दूसरा, रेडियस ऑफ अर्थ कितना होता है? रेडियस ऑफ अर्थ होता है 6400 किलोमीटर। और अगर आप इसको मीटर में चेंज करोगे तो कितने हो जाएगा? कितने जीरो लगेंगे आगे? 3 जीरो, क्योंकि 1 किलोमीटर में कितने होते हैं? 1000 मीटर। ये हो जाएगा मीटर। तो ये वैल्यू आपको फिक्स हैं, आपको दी होंगी, नहीं दी हैं तो याद रखना पड़ेगा हमेशा के लिए। ठीक है, तो याद रखो कि दो ऑब्जेक्ट अट्रैक्ट करते हैं, दोनों को बिल्कुल करते हैं, उनका मास ले सकते हो। अर्थ भी अट्रैक्ट करता है तो आप अर्थ का मास लोगे, लेकिन जब डिस्टेंस लोगे दोनों ऑब्जेक्ट्स के बीच में तो वो क्या लोगे बेटा? r। क्या लोगे? r। और r क्या होता है? रेडियस ऑफ अर्थ। क्या होता है बेटा? रेडियस ऑफ अर्थ। इसको ठीक है नोट डाउन कर लो। इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन या सर्कुलर मोशन जिसे हम बोलते हैं। ठीक है, आपकी बुक में वो भी दिया हुआ है। ठीक है, चलो तब तक के लिए आप इसे पढ़ के आओ। बाय।